एक एग्जांपल हम पिछले क्लास में लिए थे अनायनोट्रॉपी का, वो समझ में आया था? Cl माइनस का ऑसिलेशन एक जगह से दूसरे जगह। रिंग चेन टॉटोमेरिज्म, जहां रिंग बन रहा है, ओपन चेन से रिंग बन गया और आपको ऐसा देखने में लग गया कि H प्लस ही सिर्फ इधर से उधर गया है, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। ड्यूटेरियम एक्सचेंज, वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर हम लोग एक ऐसा कार्बोनिल को ले लें जिसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि टॉटोमराइज कर सकता है। अगर इसको OD -/D2O में रखा जाए बहुत लंबे समय के लिए, यह समय कम से कम 10 दिन का होता है, 10 डेज, तो बाद में जो एनालिसिस करोगे कि क्या बचा, CD3 C डबल बॉन्डेड OH, all alpha hydrogens gets replaced by deuterium. If it is acetone, CH3 C double bonded OCH3, when taken in a OD minus D2O, it becomes CD3 C double bonded OCD3. अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन पूरा का पूरा ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया। अगर एक हम साइक्लिक का एग्जांपल लें, व्हेन टेकन इन OD माइनस D2O फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसके सारे अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। ध्यान रखना कि सिर्फ अल्फा, बाकी जगह जो H है वो H ही रहेगा, लेकिन अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है। CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड OCH3, अगर इसे हम लोग OD माइनस D2O में लें, कार्बोनिल के हिसाब से ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, CH3 CH3 ही रहेगा, लेकिन ये CD2 C डबल बॉन्डेड OCD3 में चेंज हो जाएगा। Whenever a particular carbonyl which can tautomerize is taken in a D2O medium, then all the alpha hydrogens are replaced by D deuterium। इसमें बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल फ्रेम होता है, इंटीजर टाइप। एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और बोलेगा कि हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। तो कहीं 3 हो रहा है, कहीं 5 हो रहा है, कहीं 8 हो रहा है, कहीं 6 हो रहा है। इंटीजर टाइप सवाल बनता है इसमें। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मैकेनिज्म आपको समझ में आता है। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्डेड OH, ये टॉटोमराइज तो करेगा ही करेगा। अगर इसे हम लोग ले लिए OD माइनस D2O में, ठीक, तो OD माइनस सबसे पहले क्या करेगा, अल्फा H हटाएगा। जैसे टॉटोमरिज्म का जो मैकेनिज्म होता है वही मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करेंगे। OD माइनस, पहले OH माइनस था तो OH माइनस H प्लस हटाता था, अब OD माइनस ले लिए तो OD माइनस H प्लस हटाया, ये बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्डेड OH। मैकेनिज्म पूरा कैरी करो, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके जाएगा ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके जाएगा ऑक्सीजन पे, फिर O माइनस वाटर से H प्लस लेता था, यहां वाटर की जगह क्या है, D2O है, तो D2O से ये एक D गेन करके बन जाएगा इनोल। लेकिन हमें पता है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता, कीटो से इनोल, इनोल से कीटो रिवर्सिबल, एंड इन जनरल कीटो इज मोर स्टेबल देन इनोल। कीटो रिमेन्स नियरली 100%, इनोल इज नियरली 0%। जब ये इनोल फिर से कीटो बनेगा, कैसे बनेगा कीटो, OD माइनस आके यहां से D हटाएगा, CH2 डबल बॉन्डेड CO माइनस H नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कार्बन पे आएगा। नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करके कार्बन पे आया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, यस और नो। फाइनली ये कार्बन जो है वाटर से H प्लस गेन करके CH3 बन जाता था, लेकिन अब वाटर के बदले क्या है, D2O है। कार्बन का नेगेटिव इस तरीके से यहां से D प्लस गेन करके बन गया CH2DC डबल बॉन्डेड OH। कीटो से इनोल, इनोल से जैसे ही कीटो बनता है तो ये H के जगह क्या गेन कर लिया, D। इस तरीके से एक अल्फा H हाइड्रोजन D से रिप्लेस हो गया।
सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है। अगर कंटिन्यूअस चलता है तो फिर से OD माइनस आएगा। एक हाइड्रोजन हटाने के लिए हमें पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ CT ग्रेटर देन CD ग्रेटर देन CH होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ CT ग्रेटर देन CD ग्रेटर देन CH। अब अगर OD आया तो कौन सा H को हटाएगा? H को हटाएगा कि D को हटाएगा? तो CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, CH बॉन्ड इज वीकर, CH बॉन्ड इज वीकर, देन इट विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर फॉर्मिंग CH माइनस D C डबल बॉन्डेड OH। फिर से यही प्रोसेस दोहराओ। जब इनोल से कीटो बनने आएगा तो ये कार्बन फिर से एक नेगेटिव चार्ज जो है एक D को गेन कर लेगा, CH2 बन जाएगा। जब सेकंड मतलब वो सेकंड CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH लिखे हैं? हाँ, ये और वो, हाँ बिल्कुल। अभी हम वही बताने वाले हैं कि इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये बना और फिर वापस जब ये बना तो क्यों ना हम यहीं पे D दे दें। नेगेटिव चार्ज बनाओ और D देते चले जाओ। लेकिन वो पता कैसे चला कि यहाँ पर D है? पता कैसे चला कि रिएक्शन है? रिएक्शन हाँ, हम तो कीटो से इनोल बना रहे हैं और इनोल से कीटो बना रहे हैं। मैकेनिज्म तो हमको 2 लेक्चर पहले ही पता चल गया था। यही समझेंगे हम कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे ये कीटो बन गया, अब ये फिर फॉरवर्ड के लिए आगे बढ़ रहा है तो H निकलेगा और जब बैकवर्ड बनेगा इनोल से कीटो D गेन कर लेगा। इस तरीके से इसके तीनों हाइड्रोजन D से रिप्लेस हो जाएंगे। जब इसके तीनों हो जाएंगे तो मान लो 6 है तो फिर यहां से हटना स्टार्ट करेगा। एक तरफ मान लो CD3 हो गया और एक तरफ CH3 है, ऑब्वियसली H हटेगा, D का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, H हटा, D गेन करते चला गया। तो बेसिक रीजन बिहाइंड रिप्लेसमेंट इज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म। ध्यान रहे कि चूंकि हमको ये और ये सेम चीज मिल रहा है व्हाइल रिटर्निंग थ्रू अ सेम पाथ, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे नेगेटिव चार्ज बना लिए। समझ में आ रहा है? नेगेटिव चार्ज अगर यहीं बन गया तो यहीं पे हम D2O से D दे देंगे, फिर एक H हटाएंगे फिर D दे देंगे, फिर तीसरा H हटाएंगे फिर D दे देंगे। जनरल रूल। Form a negative charge, and if it can go to oxygen or nitrogen by resonance, मतलब if it can tautomerize, form a negative charge, and if it can go to oxygen or नाइट्रोजन बाय रेजोनेंस, अगर वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तक चला जाता है रेजोनेंस करके, मतलब कि टॉटोमराइज हो गया, इनोल बन सकता है। फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज एंड इफ इट कैन गो टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बाय रेजोनेंस, दैट इज टॉटोमराइजेशन। ऑल द H on that carbon will be replaced by D। जिस कार्बन पे आपने नेगेटिव चार्ज बनाया है और अगर वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक जा सकता है तो उसी कार्बन का नेगेटिव चार्ज आपने जहां बनाया था उस कार्बन के सारे हाइड्रोजन D से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे बहुत ही सिंपल, यहां नेगेटिव चार्ज इमेजिन किए, क्या ये रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक चला जाएगा? हाँ, तो ये तीनों H हटा दो। सिमिलरली यहां और यहां का नेगेटिव चार्ज भी ऑक्सीजन तक जा सकता है, तीनों 6 H हटा दो। सिमिलरली यहां का नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस करके नहीं जा सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। यहां का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते हुए ऑक्सीजन तक जा सकता है, तो यहां का दोनों हाइड्रोजन और यहां का दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली यहां का दोनों हाइड्रोजन यहां का दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? अब देखो स्पेस टॉटोमेरिज्म में CH3 CH double bonded CH C double bonded OH when it will be taken along with OD minus D2O, obviously OD minus सबसे पहले यहां का H हटाया, यहां का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ जा सकता है ऑक्सीजन तक, यहां का तीनों अल्फा H जो है, तीनों हाइड्रोजन जो है वो D से रिप्लेस होगा। लेकिन हम एक एक करके दिखा रहे हैं। CH2 माइनस CH डबल बॉन्डेड CH CO माइनस H डबल बॉन्डेड OH नेगेटिव सिग्मा पाई
का रेजोनेंस, दूसरा कैनोनिकल फॉर्म CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH माइनस C डबल बॉन्डेड OH, नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आया, इस कार्बन पे भी गौर करने वाली बात है। अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक चला गया तो हम बोलेंगे CH डबल बॉन्डेड C OH, OH नहीं OD H, ये बनेगा इसका इनॉल। पहला स्टेप में ये बनेगा इनॉल, यस और नो। आखिर H यहां से निकला और ऑक्सीजन तक पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज जैसे रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक चला गया, ऑक्सीजन वाला डी गेन कर लिया। क्लियर? बैकवर्ड OD माइनस, यहां से D हटाता है, CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड C, O माइनस H, मतलब कि वापस हम लोग को यही मिला। नेगेटिव रेजोनेंस करके कार्बन पे आएगा, कार्बन पे अगर रेजोनेंस करके आया तो CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH माइनस C डबल बॉन्डेड OH। हो सकता है कि D2O से ये कार्बन डी गेन कर ले, क्यों नहीं हो सकता? CH2 डबल बॉन्डेड CH, CHD, C डबल बॉन्डेड OH। ध्यान देना, OD माइनस अभी भी मीडियम में है, तो OD माइनस अब क्या करेगा? यहां का तो H हटाने का कोई फायदा नहीं है, तो हटेगा ही नहीं। ये sp3 कार्बन, अब OD माइनस H और D में से किसको हटाएगा? H को हटाएगा। CH2 डबल बॉन्डेड CH, CD माइनस C डबल बॉन्डेड OH। समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहां आएगा? कार्बन पे। समझो, CH2 माइनस CH डबल बॉन्डेड CD, C डबल बॉन्डेड OH। फिर ये D2O से क्या करेगा? एक H D प्लस गेन करके क्या बन गया? CH2D, CH डबल बॉन्डेड CD, C डबल बॉन्डेड OH। इस तरीके से यहां का भी एक H रिप्लेस हो गया, यहां का भी H रिप्लेस हो गया। फिर आगे बढ़ेगा रिएक्शन तो यहां से H निकलेगा। कहने का मतलब कि यहां का तीनों हाइड्रोजन D से रिप्लेस हो जाएंगे, और साथ ही साथ बीच में एक और ऐसा कार्बन है जिसका H D से रिप्लेस हुआ। अब जनरल रूल में एक और हम सेंटेंस ऐड करेंगे। नो डाउट ऐसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाओ जो कि रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक चला जाए तो टॉटोमेरिज्म होगा। नो डाउट टॉटोमराइज कर गया मॉलिक्यूल। लेकिन जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाए थे, जिसका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक गया, उस कार्बन के तो सारे H हटा देंगे और D से रिप्लेस कर देंगे। ऑल्सो वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के दौरान जिस कार्बन पे जाएगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहां का तो D हटाएंगे, H हटा के D से रिप्लेस करेंगे ही करेंगे। नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे रेजोनेंस करके जाएगा वहां का भी H ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा, वहां का भी H ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा। अल्टीमेटली अगर इसको हम लोग OD माइनस D2O में ले लें तो आंसर विल बी CD3CH डबल बॉन्डेड CD, C डबल बॉन्डेड OH। ध्यान देना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो वो D2O से D ले सकता है, क्यों नहीं लेगा? कार्बन का नेगेटिव चार्ज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जो है, अल्फा कार्बन जैसे D ले रहा था, वैसे ही जहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया वो भी D लेगा। तो एक यहीं पे ऐड कर दिए, ऑल्सो बाय रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज वेरेवर it will go also on that atom all H will be replaced by D। एक ऐसा नेगेटिव चार्ज बनाइए, इसी को स्पेस टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। भले यहां अल्फा कार्बन sp2 है, वहां से नहीं करेगा, यहां से करेगा। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक चला गया तो H का ट्रांसफर हो जाएगा वहां तक। तो अल्फा कार्बन के अलावा कहीं से भी अगर टॉटोमेरिज्म हो गया, दैट इज कॉल्ड स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो एक ऐसा एटम पे नेगेटिव चार्ज बनाओ जो कि रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तक चला जाए, तो उस एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज बनाए थे उसका तो सारा हाइड्रोजन D से रिप्लेस होना ही होना है। साथ ही साथ वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के दौरान जो कार्बन पे जाएगा वहां का भी H जो है वो D से रिप्लेस होगा।
आ जाओ आ जाओ। चलो बताओ भाई, हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम? How many hydrogen will be replaced by deuterium in each of the following example? पहले में 4 समझ में आ रहा सबको? पहले में तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज तो यही बनेगा। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, यहां के 2 हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो ही जाएंगे। नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे रेजोनेंस करता हुआ जाता है वहां का भी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। जैसे ये रेजोनेंस करके इस कार्बन पे भी आएगा, इस कार्बन पे भी आ सकता है, यहां पर एक H है, यहां का भी एक H है। तो अल्टीमेटली ड्यूटेरियम के साथ जब हम लोग इसको ट्रीट कर देंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, द आंसर विल बी डी, यहां भी डी और यहां भी डी, आंसर इज 4। ऐसा नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस करता हुआ चला जाए ऑक्सीजन तक, उस कार्बन का नेगेटिव, उस कार्बन के सारे हाइड्रोजन तो ड्यूटेरियम से रिप्लेस करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ वो नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे जाएगा रेजोनेंस के दौरान, वहां का भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे 4 आंसर आया? नेक्स्ट का बताओ। 8 क्लियर है? क्योंकि यहां का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक जा सकता है, यहां का भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक जा सकता है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, ये नेगेटिव चार्ज भी आएगा इस कार्बन पे। तो ऑल टुगेदर 3 और 1 4, 5 और 3 8 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे ड्यूटेरियम से। इन द नेक्स्ट, यहां का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ जा सकता है ऑक्सीजन तक, यहां का भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ जा सकता है ऑक्सीजन तक। 2 2 4 तो ऐसे ही दिख गया, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है। 2 2 4 और 1 5 इज द आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहां का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ चला जाएगा ऑक्सीजन तक, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आएगा, यहां से यहां भी आएगा, यहां से यहां जाएगा। यस और नो? यहां से भी ये टॉटमराइज कर सकता है। नेगेटिव सिग्मा पाई यहां से रेजोनेंस करता हुआ यहां तक आया, यहां से यहां तक चला जाएगा, है कि नहीं? यहां से भी टॉटमराइजेशन पॉसिबल है, यहां से भी टॉटमराइजेशन पॉसिबल है, यहां से भी टॉटमराइजेशन पॉसिबल है। 2 हाइड्रोजन, 3, यहां 0 हाइड्रोजन, तो यहां पर कोई डी से रिप्लेसमेंट नहीं। 2 और 1 3, 2 5, 6 और 2 8 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे। राइट वाली जो रिंग है, डबल बॉन्ड है ना बीच में, यहां पर ये वाला कार्बन यहां से कैसे पॉसिबल है? ये नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो ऑक्सीजन तक कैसे जाएगा? हैं? क्या? लास्ट वाला
ये है मात्र एक जगह जहां से टॉटोमराइजेशन हो सकता है। इस कार्बन पे आ सकता है, इस कार्बन पे आ सकता है, रेजोनेंस करके इस कार्बन पे आएगा, फिर इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा, लेकिन इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं। 1 2 3 4 और 2। क्या? हाँ, कहां पे? यहां से भी तो टॉटोमराइज हो सकता है यार, ऐसा भूल जाओ। मान लो हम यहां से H हटाते हैं, ये भी तो sp3 कार्बन है। H हटाते हैं तो नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई चला गया ऑक्सीजन तक। आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, फिर पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल और लास्ट में पढ़ेंगे ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से लगभग हर साल सवाल आता है। काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या रिलेशनशिप बिटवीन द टू फॉर्म्स गिवन, ऐसे सवाल हमेशा अक्सर आता है। या स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रिलेटेड रहता है। जैसे मान लो बोल दिया कि एक अल्कीन Br2CCl4 के साथ रिएक्ट करके ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल दे दिया, तो आपको पहचानना है कि वो अल्कीन क्या है। मैंने इनडायरेक्टली स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड हिंट दिया रहेगा, तो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म परफेक्टली आना चाहिए। या तो वो रिएक्शन में मौजूद होगा या तो सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल पूछता है। पिछले 2-3 सालों से लगातार स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सवाल आ रहा है, काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इस साल भी आया, बहुत ही ट्रिकी सवाल था। 2 कायरल सेंटर थे मॉलिक्यूल में, बहुत लोग पहले अटेम्प्ट में 4 आंसर ठोक दिए, आंसर 2 ही था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म नोट कीजिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, molecules having same molecular formula, same molecular weight and same structural formula. Molecule having same molecular formula, same molecular weight and same structure, same structural formula. Molecules having same molecular formula, same molecular weight, same structure, same structural formula, but differ in the orientation, or arrangement, or the arrangement of groups, but differ in the orientation or arrangement of different groups or atoms in a 3D space, are called stereoisomers. एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, stereoisomers are never structural isomer. Stereoisomers are never structural isomer. अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर दिख गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का नाम लिख देंगे। हमको क्लियरली दिख रहा है कि पोजीशन आइसोमर है यार, पोजीशन चेंज हो गया तो वो पोजीशनल आइसोमर ही कहलाएगा किसी हालत में। स्टीरियो आइसोमर का पहले ही डेफिनेशन है कि दे शुड हैव द सेम स्ट्रक्चर, सेम लिंकेज ऑफ एटम। किसी भी प्रकार से स्ट्रक्चर में अंतर नहीं होना चाहिए। 2 मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है,
सिर्फ एक ही सेंस में अंतर रखता है कि कुछ ग्रुप्स और एटम का अरेंजमेंट 3D स्पेस में अलग अलग। दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। दे डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन अ 3D स्पेस। मान लो ये 5 फिंगर्स है, 5 उंगली का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है 3D स्पेस या 2D प्लेन में, है कि नहीं? बाई चांस एक दो फिंगर को इंटरचेंज कर पाते तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहता, स्ट्रक्चर भी वही रहता, लेकिन हम बोलते हैं कि हाँ भाई अरेंजमेंट ऑफ 2 फिंगर अलग अलग हो गया इन अ 3D स्पेस। दैट विल बी कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर। अब हम लोग 3D स्पेस में सोचेंगे, खैर बहुत ज्यादा सोचना तो पड़ता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, जीआई में उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि जीआई पूरा 2D प्लेन का स्टडी है। They differ in the orientation or the arrangement of the different groups in a 3D space, orientation या arrangement में। For stereoisomerism, there should not be structural isomer। अगर structural isomer अगर दिख गया तो structural isomer का ही नाम लिख देंगे। क्लियर है ये चीज? अब देखो, मान लो एक हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कि मान लो यहां पर OH है, यहां H है, यहां पर मिथाइल है, इधर मान लो हम कर दिए मिथाइल, इधर कर दिए मान लो Cl, इधर कर दिए मान लो एक H। एक मॉलिक्यूल हम ड्रॉ किए। ये मॉलिक्यूल में ये दोनों कार्बन के अबाउट 3-3 ग्रुप का अरेंजमेंट मैंने दिखा रखा है, एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज्ड है। इसे हम बोल रहे हैं कि फॉर्म 1। ओके, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो Cl इधर, CH3 इधर, H इधर, मान लो हम CH3 ऐसे कर दिए, CH3 अगर ऐसे किए, H इधर कर दिए, OH इधर कर दिए। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेम होना मतलब क्या? देखने में नहीं, लिंकेज। इस कार्बन पे एक मिथाइल है, एक Cl है और एक H है, यहां पर भी वही चीज है। इस कार्बन पे एक OH है, एक H है और एक CH3 है। ओके, क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है? क्या ये चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, मेटामर है, टॉटोमर है? क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? नहीं। जब कुछ नहीं तो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। क्लियर है बात? और इसी फॉर्म का मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं कि मान लो Cl इधर, CH3 इधर, H इधर और इधर में मैंने CH3 कर दिया, इधर H कर दिया, इधर OH कर दिया, ये तीसरा कर दिया। गौर से देखो, हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन सेइंग द वर्ड ओरिएंटेशन एंड अरेंजमेंट। स्टीरियो आइसोमर कैन डिफर इन ओरिएंटेशन, स्टीरियो आइसोमर कैन ऑल्सो डिफर इन अरेंजमेंट। ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट दो अलग अलग शब्द है, उसका मतलब को समझो। पहला और दूसरा स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है? तो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर को हम देखकर सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि भाई यहां पर जो अरेंजमेंट था या यहां पर जो अरेंजमेंट है, इस कार्बन पे तो अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, जैसा पहले पे वैसा दूसरे पे। लेकिन दूसरे कार्बन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मिथाइल ऊपर गया। तो थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि अगर ये कार्बन कार्बन के अबाउट फ्री रोटेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हमेशा चलते रहता है। ये सिग्मा बॉन्ड है, फ्री रोटेशन चल रहा है, एट अ वेरी हाई रेट फ्री रोटेशन चलता है। लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड एक लॉक की तरह बिहेव करता है। जैसे पाई बॉन्ड बन गया तो ये रोटेशन क्या हो जाता है? हिंडर्ड। अब ये रोटेट आपस में नहीं करेगा। खैर, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रोटेशन हैपेंस। एक कार्बन को रोक के दूसरे कार्बन को मैंने 180 डिग्री से घुमा दिया। जैसे ही 180 डिग्री से घुमाया, मिथाइल ऊपर, H इधर, OH इधर। मतलब पहला और दूसरा स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही रिलेशन है कि दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो कार्बन कार्बन के रोटेशन करके बनाया गया है। हम बोल सकते हैं कि दूसरे स्ट्रक्चर में फिर से उस कार्बन को 180 डिग्री से घुमा दो, वापस वही मिल जाएगा जो था। Yes or no? Okay. That means they are differing in orientation. They are differing in orientation. हाथ ऐसे नीचे, हाथ ऊपर, ओरिएंटेशन में ही तो अंतर है। फिर नीचे लाओ तो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए। ओरिएंटेशन में अंतर, बात समझ में आ रहा है? एक ग्रुप का ओरिएंटेशन में अंतर। कोई ग्रुप नीचे था, लेफ्ट में था, राइट में था, घुमा दिए, ओरिएंटेशन चेंज हो गया।
अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ। अरेंजमेंट इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि उस ओरिएंटेशन को उल्टा घुमा दो तो आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर या ओरिजिनल गिवन फिगर पे पहुंच जाओगे। पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? अगर वही सेकंड वाले कार्बन को फिर से 180 डिग्री से ऐसे घुमा दिए तो ये वाला मिल जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 3? अब देखो, क्या आप तीसरे में घुमा फिरा के कुछ भी करके ओरिजिनल आएगा? ओरिजिनल आएगा नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि OH लेफ्ट में है, H राइट में है, मिथाइल नीचे है, मिथाइल यहां पर है, H इधर आ गया, OH इधर आ गया। ये दोनों को किसी भी तरीके से कार्बन कार्बन के अबाउट रोटेशन करके मॉलिक्यूल को उलट पलट के किधर से भी व्यू करके ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि द थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट। कर पाइएगा? नहीं। इनका भी स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन किस सेंस में अंतर रखे? अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इन अ 3D स्पेस। ये डिफर कर रहा, डिफर इन अरेंजमेंट, डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इन अ 3D स्पेस। ध्यान रखना, 1 and 2 आर ऑल्सो स्टीरियो आइसोमर, 1 and 3 आर ऑल्सो स्टीरियो आइसोमर। लेकिन एक और एक्यूरेट और प्रेसाइज नेम दिया जाएगा। 1 and 2 स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन 1 and 2 आर बेसिकली कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर के जो अलग अलग ओरिएंटेशन में हम लोग अरेंज करते हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन जो हमें मिलता है, जो डिफर करता है एनर्जी और स्टेबिलिटी में, वो तो हम डिटेल पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशंस में। लेकिन कार्बन कार्बन या दो एटम के बीच का फ्री रोटेशन के कारण जो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मर्स। एंड रिमेंबर, कन्फॉर्मर्स आर ऑल्सो स्टीरियो आइसोमर्स। 1 and 3, they are differing in arrangement. They are basically configurational isomers. So configurational and conformer, both are stereoisomer, but conformer differs in orientation and configurational isomers are also stereoisomers. They differ in arrangement of the group in a 3D space. कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का ही दो पार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस हम लोग अलग से पढ़ें। मतलब कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में हम लोग डिफर इन दी अरेंजमेंट देखेंगे इन अ 3D स्पेस। इधर कॉपी कर लिए ये वाला। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, molecules having same molecular formula, same molecular weight, but differ in molecules having same molecular formula, same molecular weight, but differ in molecules having same molecular formula, same molecular weight, but differ in the arrangement of atoms or groups, but differ in the arrangement of atoms or groups, but differ in the arrangement of atoms or groups in a 3D space, differs in the arrangement of atoms or groups in a 3D space, which arises purely because of, यही इंपॉर्टेंट है, GI का डेफिनेशन में यही इंपॉर्टेंट लाइन है, which arises purely because of, which arises purely because of, which arises purely because of the hindered rotation, which arises purely because of the hindered rotation around any two atoms,
which arises purely because of the hindered rotation around any two atoms. एक सिंपल लाइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जो हिंडर्ड रोटेशन के कारण अराइज होता है. Stereoisomerism which arises purely because of the hindered rotation about any two atoms, that will be called as geometrical isomerism. एक और लाइन लिखो. Basically the geometrical isomer differs in geometry. Basically the geometrical isomers differs in geometry. ज्योमेट्री में अंतर रखना मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यही तो है ज्योमेट्री. एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री में अंतर मतलब लेंथ में अंतर, ब्रेड्थ में अंतर, हाइट में अंतर. ऐसे ही समझेंगे ना कि दो अलग अलग ब्लॉक दे दिया गया, वो ज्योमेट्री में अंतर रख रहे हैं, तो ज्योमेट्री में अंतर मतलब कि हम लोग लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ही मानते हैं, है कि नहीं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली डिफर्स इन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. अब देखो, पहला टाइप का सवाल जो आपके सामने आएगा, मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा. अगर करेगा तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ. अगर करेगा तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए. पहले तो पहचानना आना चाहिए देखकर कि हाँ भाई ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा. अगर करेगा तो ड्रॉ द जीआई ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल. समझ में आ रहा है? ओके, नोट करो. कंडीशंस ऑफ जीआई. कंडीशंस ऑफ जीआई 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया मॉलिक्यूल तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा. और अगर 3 में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस मॉलिक्यूल में जीआई नहीं होगा. पहला कंडीशन बहुत ही सिंपल कंडीशन है. पहला कंडीशन, सेलेक्ट एनी 2 एटम और सेंटर अबाउट विच द रोटेशन इज टोटली हिंडर्ड. मॉलिक्यूल में आप कोई 2 एटम ऐसा सेलेक्ट करें, उस एटम को ही सेंटर बोल रहे हैं. मॉलिक्यूल में कोई 2 एटम ऐसा आप सेलेक्ट करें जो कि क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों एटम के अबाउट रोटेशन टोटली हिंडर्ड है. अगर मॉलिक्यूल में कहीं भी नहीं मिला, जीआई नहीं होगा. मॉलिक्यूल में कहीं भी 2 पॉइंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए जिसके अबाउट रोटेशन टोटली हिंडर्ड हो. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट, छोड़ो, बोथ सेंटर विल हैव 2 bonds each. Both centers will have 2 bonds each in general. इन जनरल हम इसलिए बोल दिए कि हो सकता है कभी कभी एक ही बॉन्ड हो लेकिन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर हो. एक ही बॉन्ड हो और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर हो. लेकिन जनरली 2 बॉन्ड मिलता है, दोनों सेंटर पे 2 बॉन्ड ही होगा. जनरली द बोथ सेंटर विल हैव 2 bonds each and all the 4 bonds. 2 बॉन्ड ईच माने अब 2 यहां पर और 2 यहां पर. ऑल द 4 bonds should lie on a same directional plane. सेम प्लेन बोलो या सेम डायरेक्शनल प्लेन बोलो, बात बराबर है. सेम डायरेक्शनल हम इसलिए बोल दिए कि हो सकता है कि 2 बॉन्ड इस प्लेन पे लाई कर रहा और 2 बॉन्ड इस प्लेन पे लाई कर रहा. दे कैन लाई ऑन अ पैरेलल प्लेन ऑल्सो. पैरेलल प्लेन्स आर ऑल्सो सेम प्लेन. And they can lie all together on the same single plane. पूरा का पूरा चारों का चारों बोर्ड पे ही लाई कर गया. या हो सकता है कि 2 ऐसे लाई कर रहा है, 2 ऐसे लाई कर रहा है. समझ में आ रहा है? All the 4 bonds should lie on the same directional plane. मतलब 2 सेंटर तो मिला जिसके अबाउट रोटेशन टोटली हिंडर था. यहां भी 2 बॉन्ड मिला, यहां पर भी 2 बॉन्ड मिला. ये चारों बॉन्ड, ध्यान देना, हम चारों ग्रुप नहीं बोल रहे.
चारों बॉन्ड एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए, या दे शुड लाई ऑन अ सेम डायरेक्शनल प्लेन, दूसरा कंडीशन। एंड द थर्ड कंडीशन इज with respect to each center, with respect to each center, both the groups bonded should be different from each other, एक लाइन में कि there should not be identical grouping at any center. एक पर्टिकुलर सेंटर पे जो दो बॉन्ड है वहां पर दो ग्रुप लगा होगा, वो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, या एक पर्टिकुलर सेंटर पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए। जैसे दो सेंटर, दो एटम चुने जिसके अबाउट रोटेशन टोटली हिंडर्ड था, हर सेंटर पे आपको दो दो बॉन्ड मिले, वो दोनों चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में थे। अब यहां पर अगर ए लगा है तो यहां बी लगा होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर सेंटर पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए। हो सकता है यहां भी ए लगा है, यहां भी बी लगा है, कोई बात नहीं, इन दोनों को कंपेयर नहीं करना है। एक सेंटर पे जाओ, देखो ग्रुप अलग अलग है कि नहीं है, इस सेंटर पे जाओ ग्रुप अलग अलग है कि नहीं है। ओके, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, दिस मॉलिक्यूल विल शो जी है। कैसे ऐसे हुआ तो नहीं आएगा ना सर, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करो तो सही, पहले देख तो लो, दो सेंटर कहीं भी हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि अगल बगल दो एटम, एक एटम उस कोना पे, एक एटम इस कोना पे, वो भी हम पकड़ लिए। दोनों एटम के बीच में रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, है। हो सकता है वहां का XY प्लेन पे है और यहां का दोनों बॉन्ड है मान लो XZ प्लेन पे, है कि नहीं। तीन कंडीशन, तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, द मॉलिक्यूल विल नॉट शो GI। यहां पर एक लाइन और लिख लेना छोटा सा, सेकंड वाले में, द बॉन्ड्स शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, जो कि अक्सर पाया जाता है। एक ही प्लेन पे होने चाहिए, परपेंडिकुलर प्लेन पे अगर पाया गया तो GI कभी नहीं होगा, भले सारा कंडीशन क्यों ना सेटिस्फाई हो रहा हो। यही तीन चीज आपको चेक करना है। सामने मॉलिक्यूल आया तो आपको चेक यही तीनों करना है कि यार दो पॉइंट मिला क्या, रोटेशन हिंडर्ड, यस। दोनों पॉइंट पे चार बॉन्ड लगे हुए, चारों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है क्या, अगर यस तो हर सेंटर पे ग्रुपिंग अलग अलग है तो GI शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली डिफर इन ज्योमेट्री। अब हम लोग एक एक पर्टिकुलर कैटेगरी का मॉलिक्यूल को पकड़ के एनालिसिस करेंगे जहां GI हो सकता है। कुछ ही कैटेगरी है जो कि हम लोग अपना स्टडी में लाएंगे, है ना। सबसे सिंपल कैटेगरी ऑफ द मॉलिक्यूल विच कैन शो GI आर पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। पहला कैटेगरी, ऐसे हम लोग 4-5 कैटेगरी पढ़ने हैं। Category of molecules which can show GI। पहला कैटेगरी, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। देखो जब GI पढ़ लोगे ना, GI जब तुम्हारा पूरा आइडिया हो जाएगा तो टॉटोमरिज्म में भी सवाल पूछता है कि किसका टॉटोमर GI शो करेगा। तो टॉटोमर बना के फिर कंडीशन चेक करते हैं हम लोग कि यार वो GI शो करेगा क्या। इसलिए हम ऐसा सवाल नहीं कराए टॉटोमर में, क्योंकि हम जानते हैं कि GI अभी हम लोग पढ़े नहीं। ठीक है। Pi bond containing molecule. Now the pi bond can be present between carbon carbon, it can be present between carbon nitrogen, it can be present between nitrogen nitrogen, it can be present between oxygen or oxygen, etc.
कहीं भी पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्यों हम इंट्रोड्यूस कर दिए? क्योंकि हमें पता है कि पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हिंडर्ड रहता है, फ्री रोटेशन कभी नहीं हो पाता। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया ना। वेरी सिंपल केस, सी डबल बॉन्डेड सी, यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट, इसीलिए बोले थे कि इन जनरल सेंटर पे 2 बॉन्ड होगा ही होगा। ऑब्वियसली कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये चारों बॉन्ड क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। यहां ए लगा दिए, यहां बी लगा दिए, अलग अलग ग्रुप, यहां भी ए लगा दिए, यहां भी बी लगा दिए, अलग अलग ग्रुप, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। रोटेशन हिंडर्ड, चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में, विद रेस्पेक्ट टू इच सेंटर, ग्रुपिंग्स आर डिफरेंट, नन ऑफ द सेंटर इज हैविंग आइडेंटिकल ग्रुपिंग, दिस मॉलिक्यूल विल शो GI, यस इट विल शो GI। ड्रॉ द GI, एक कार्बन पे अरेंजमेंट सेम रखो, दूसरे कार्बन पे अरेंजमेंट चेंज कर दो। एक GI के सेंटर के अबाउट हम लोग सिर्फ 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। जैसे इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को हम बोल रहे हैं एक GI का सेंटर, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को बोल रहे हैं एक GI का एरिया, एक GI का सेंटर, जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है। एक GI के सेंटर के अबाउट हम लोग सिर्फ 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। एक पहला ये है, दूसरा बनाने का तरीका, एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक कार्बन पे अरेंजमेंट सेम, दूसरे कार्बन पे अरेंजमेंट डिफरेंट। बिल्कुल बेसिक से सोचते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज है। पहला सवाल, क्या ये स्टीरियो आइसोमर है? ऑब्वियसली दे आर बेसिकली डिफरिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन अ 3D स्पेस। क्या पहले को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है? मॉलिक्यूल को उलट पलट के किसी हालत में नहीं कर सकते। अरेंजमेंट ऑफ AB में अंतर है, दे आर स्टीरियो आइसोमर। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेसिकली डिफर्स इन ज्योमेट्री, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन A and A, L1, डिस्टेंस बिटवीन A and A, L2, L1 इज नॉट इक्वल टू L2। अगर L1 L2 के बराबर आ जाए, अगर L1 L2 बराबर आ जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसी हालत में नहीं हो सकता। और यही हम लोग पाएंगे जब ग्रुप म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में रहता है। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन का केस आएगा तब हम वहां पे बताएंगे कि देखो डिस्टेंस बराबर हो गया। डिस्टेंस अलग अलग GI का ऐसा भी डेफिनेशन दिमाग में रखना, रोटेशन हिंडर्ड 2 पॉइंट के बीच में, और उन दोनों पॉइंट पे जो ग्रुप्स लगे हैं उन दोनों ग्रुप के बीच में डिस्टेंस अलग अलग हो गया। डिस्टेंस अलग अलग हो गया तो दे विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। खत्म। 2 पॉइंट के बीच में रोटेशन हिंडर्ड है, दोनों पॉइंट पे 2 2 3 3 1 1 जो ग्रुप लगा हुआ है, 2 ग्रुप के बीच का डिस्टेंस अलग हो गया अगले स्ट्रक्चर में, दे विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझ में आ रहा? क्लियर है? ओके। सेम ग्रुप सेम साइड will be called as cis form. Same group opposite side, it will be called as trans form. Very simple. सेम ग्रुप सेम साइड cis, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। ठीक है। C डबल बॉन्डेड C, इधर A इधर B, इधर कर दिए मान लो A, इधर कर दिए D, क्या ये GI शो करेगा? और तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये भी GI शो करेगा। इसका GI हम कैसे बनाए? एक तरफ तो सेम रख दिए और एक तरफ इंटरचेंज कर दिए D और इधर कर दिए A। दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। यहां पर भी हम लोग सिस और ट्रांस का प्रयोग कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द आइडेंटिकल ग्रुप। ये A और A सेम ग्रुप है लेकिन B और D अलग अलग है, इसके हिसाब से सिस और ट्रांस बोलेंगे। दोनों A अगर सेम साइड सिस, दोनों A ऑपोजिट साइड ट्रांस। C डबल बॉन्डेड C, A B D E, क्या ये GI शो करेगा? डेफिनेटली ये GI शो करेगा। अगर GI शो करेगा तो इसका GI हम लोग बना दिए A B C पे E और D, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। लेकिन ऐसे केस में हम लोग सिस और ट्रांस का यूज नहीं कर सकते।
we cannot use cis and trans here. What we can use, we will see later. फिर भी हम लोग नाम देंगे, ये नाम बेसिकली E and Z nomenclature, that we will see later. हम लोग क्यों कहते हैं कि कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए? ए बी ई ई, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इसका जीआई बनाएं, इधर कर दें बी और इधर कर दें ए, उल्टा कर दिए, ये दोनों आपस में जीआई नहीं है। क्यों नहीं है? पूरे मॉलिक्यूल को 180 से पलट दो, वही मिल जाएगा। अगर हम मॉलिक्यूल को उलट पलट के प्रूफ कर दिए कि बगल वाला वही है, देन इट इज आइडेंटिकल, देन इट इज आइडेंटिकल एंड यू आर फ्री टू डू दैट। करना ही पड़ेगा ऑप्टिकल में, मॉलिक्यूल को मेंटली आपको उलट पलट के रफ में देखना पड़ेगा कि मिरर इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 से पलट देंगे तो यही मिलेगा यार, देन हाउ दे कैन बी डिफरेंट, दे आर आइडेंटिकल। एंड देयरफॉर वी से दैट कि किसी भी सेंटर पे अगर आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गया, किसी भी सेंटर पे अगर आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गया तो वो मॉलिक्यूल जीआई कभी शो नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल कभी भी जीआई शो नहीं करता है। क्लियर है? फाइन। C डबल बॉन्डेड N कंटेनिंग मॉलिक्यूल, तो C डबल बॉन्डेड N, कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट, नाइट्रोजन भी sp2, कार्बन भी sp2, हाइब्रिडाइज्ड, अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो है कि नहीं? ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड सब एक प्लेन पे, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2, जिसमें लाई करेगा उसका लोन पेयर। लोन पेयर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ग्रुप इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री। और जब हम लोग इजेड पढ़ेंगे वहां पे प्रायोरिटी भी डिसाइड करेंगे कि लोन पेयर का क्या प्रायोरिटी होता है। लोन पेयर इज ऑल्सो ट्रीटेड जस्ट लाइक अ ग्रुप इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो हम लोग बोलेंगे दो सेंटर, कार्बन नाइट्रोजन, रोटेशन हिंडर्ड, 4 बॉन्ड या 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, ग्रुपिंग अलग अलग। यहां तो कुछ भी लगा दो, मान लो ई लगा दिए तो यहां तो ग्रुप अलग अलग हो गया, एक लोन पेयर है और एक कोई ग्रुप है। और यहां पे ग्रुप अगर अलग अलग हो जाए, ए बी, विल इट शो जीआई? यस इट विल शो जीआई। कार्बन पे ए और बी सेम रखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर और ई इधर कर दिए, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। If lone pair behaves like group and participates in GI, we never use cis and trans, we use syn and anti। अब कैसे, वो भी आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल GI क्यों और कैसे शो कर रहा है, और कहां सिस ट्रांस का प्रयोग कर सकते, कहां नहीं, कहां हम लोग सिन एंटी का प्रयोग करेंगे। जहां लोन पेयर ग्रुप की तरह बिहेव करे और लोन पेयर जीआई में पार्टिसिपेट कर रहा है किसी एटम का, वहां पर सिस और ट्रांस हम लोग कभी यूज नहीं करते। वी यूज सिन एंड एंटी अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, दैट रूल विल स्टडी लेटर। ऑब्वियसली यहां पे तो ग्रुपिंग हम सेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कार्बन पे ग्रुपिंग सेम हो गया तो वो जीआई शो नहीं करेगा। मान लो यहां पे लिख दिए CS3, then it will never show GI। N double bonded N containing molecule, N double bonded N, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट, लोन पेयर भी होगा, लोन पेयर विल बिहेव लाइक अ ग्रुप। मान लो इधर कर दिए A, इधर कर दिए B। ऐसे मॉलिक्यूल हर हाल में जीआई शो करते हैं, क्योंकि यहां पे किसी भी सेंटर पे आप ग्रुप को आइडेंटिकल कर ही नहीं सकते हो। यहां कोई भी एटम के साथ जुड़ गया तो ये ग्रुप अलग अलग, ये ग्रुप अलग अलग, तो ऑब्वियसली ये एक फॉर्म हुआ। दूसरा, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाएंगे कि एक तरफ का तो अरेंजमेंट सेम रखे और दूसरे तरफ का अरेंजमेंट हम लोगों ने चेंज कर दिया।
दोनों लोन पेयर सेम साइड, दोनों ग्रुप सेम साइड, दिस विल बी कॉल्ड एज सिन एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एंटी। यहां कोई रूल नहीं है। लोन पेयर चूंकि पार्टिसिपेट कर रहा है जीआई में, ऐसा मत कर देना कि सर दोनों लोन पेयर सेम साइड तो सिस ट्रांस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। हमेशा लोन पेयर जब पार्टिसिपेट करता है तो सिन और एंटी का यूज करेंगे। दोनों ग्रुप सेम साइड सिन, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड एंटी, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एजो कंपाउंड। N double bonded N containing molecules are called azo compound. So azo compound definitely shows geometrical isomerism. O double bonded O, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये कैसे शो कर सकता है जीआई? क्या ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, ये तो O2 मॉलिक्यूल है, ये तो जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन बाई चांस एक ऑक्सीजन ने H+ गेन कर लिया, दूसरा भी H+ गेन कर लिया, तो क्या होगा? O डबल बॉन्डेड O, H पॉजिटिव, एक लोन पेयर, ये भी H पॉजिटिव, एक लोन पेयर। अब तो ये जीआई शो करेगा। करेगा ना? ये तो सेम N डबल बॉन्डेड N वाला केस हो गया। O लोन पेयर, H पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड, H इधर लोन पेयर पॉजिटिव, एक को बोलेंगे सिन, दूसरे को बोलेंगे। अगर किसी भी सेंटर पे ग्रुपिंग आइडेंटिकल हो जाए तो वो जीआई शो नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज, हाँ, which can show GI. CH2 double bonded CH2, CH3 CH double bonded CH2, CH3 C CH3 double bonded CH CH3 CH3 CH double bonded CH CH3 CH3 CH double bonded CH CH double bonded CH2 से CH3 CH double bonded O, CH3 CH double bonded NH, CH3 C CH3 double bonded NOH, Which of the following can show GI? बहुत ही सिंपल सवाल है। रोटेशन तो हिंडर्ड, और जहां डबल बॉन्ड आ गया वहां पे एक ही प्लेन पे है कि नहीं है वो भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एटम जब sp2 है तो उससे जुड़ा चारों बॉन्ड जो होगा वो एक प्लेन पे होगा ही, क्योंकि sp2 हमेशा प्लेनर होता। तो ये ऐसे केसेस में सिर्फ ग्रुपिंग ही तो देखना है, ग्रुपिंग आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। कार्बन पे दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल, नो जीआई। इस कार्बन पे H और मिथाइल अलग अलग, लेकिन इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल, नो जीआई। इस कार्बन पे H और मिथाइल अलग अलग, लेकिन इस कार्बन पे दो मिथाइल सेम हो जाने के कारण नो जीआई। इस कार्बन पे H और मिथाइल डिफरेंट, H और मिथाइल डिफरेंट, इट विल शो जीआई। सिस 2 ब्यूटेन, ट्रांस 2 ब्यूटेन। ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में H और मिथाइल अलग, यहाँ H और ये पूरा ग्रुप अलग, यहाँ तो जीआई होगा, लेकिन यहाँ पे जीआई नहीं होगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल में जीआई होगा। कोई एक जगह भी अगर जीआई हो गया तो ओवरऑल मॉलिक्यूल इज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगले में मिथाइल H अलग अलग, लेकिन ऑक्सीजन का दो लोन पेयर सेम हो जाने के कारण ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन लास्ट वाले एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का लोन पेयर और H अलग अलग हो गया, ये जीआई शो करेगा। दो मिथाइल सेम है, नो जीआई। यहाँ पे लोन पेयर और H, मिथाइल H, इट विल शो जीआई। किसे समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है ये? ओके, द सेकेंड कैटेगरी,
GI in cycloalkanes. GI in cycloalkanes. सबसे पहले ये समझो कि टेट्राहेड्रल sp3 कार्बन कैसा होता है। इसके दो बॉन्ड एक प्लेन में और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन और एक बॉन्ड अबव द प्लेन। ध्यान रखना कि टेट्राहेड्रल कार्बन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन ऑन द प्लेन, डैश बिलो द प्लेन, वेज अबव द प्लेन। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि तीन बॉन्ड इस तरीके से पिरामिड टाइप का और चौथा ठीक इसके ऊपर ऐसे रहेगा। बड़ा गौर करके देख रहा है, नहीं पता है क्या टेट्राहेड्रल? पता है, तीन बॉन्ड एक साथ इस तरीके से पिरामिड टाइप का, चौथा बॉन्ड ऐसे। तो अगर हम लोग इस टेट्राहेड्रल को प्लेन पे लाएंगे तो ये वाला फिंगर टकरा गया, ये चला जाएगा बिलो द प्लेन, ये रहेगा अबव द प्लेन। लेकिन गौर से देखो, रहता ये दोनों एक के ऊपर एक ही है, ये रहता एक के ऊपर एक ही है, बेसिकली रहता बिल्कुल ऐसा ही है। समझ में आ रहा? चौथा कहां है? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल को एक साथ लेके आए तो ऑब्वियसली ये जाएगा बिलो द प्लेन, ये जाएगा। ऐसे क्या सोच रहा है? सीधे ऐसे एक प्लेन इमेजिन कर, एक प्लेन पास किए तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक प्लेन पे आएगा, ये दोनों एक प्लेन पे आएंगे, ये दोनों एक प्लेन पे आ गया, एक रहेगा नीचे और एक रहेगा, भले ही एक नीचे एक ऊपर रहता एक दूसरे के ऊपर ही है, ये समझ ले। कहने का मतलब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इधर आपने ये बना दिया, इधर ऐसे बना दिया। दोनों को अलग अलग करके दिखाया जाता है कि एक नीचे और एक ऊपर। तो किसको ऊपर किसको उधर लिखे, किसको इधर ड्रॉ कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल ऐसा, एक के ऊपर एक। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा, एक नीचे एक ऊपर। समझ में आ रहा है? ये और ये अरेंजमेंट अलग अलग नहीं है। ऐसा मत समझना कि ये इधर बना दिए डैश, वेज इधर बना दिए, वेज ऊपर, इधर ये नीचे। ये रिप्रेजेंटेशन है, दोनों सेम चीज है। दोनों क्या बता रहे हैं? एक के ऊपर एक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का कोई भी दो बॉन्ड एक प्लेन पे आ जाता है तो बचा हुआ दो बॉन्ड में एक बिलो द प्लेन चला जाता है और एक above the plane आ जाता है। दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का कोई भी दो बॉन्ड एक प्लेन पे आएगा और एक बॉन्ड उसी प्लेन के नीचे जाएगा और चौथा जो बॉन्ड बच गया उसी प्लेन के ऊपर आएगा। अगर तुम इमेजिन करो कि इसे हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसी एक्सिस के अबाउट अगर घुमा रहे हैं, घुमाएंगे तो क्या होगा बताओ? घुमा रहे हैं तो क्या होगा? तो ये बेटा ये ऊपर उठ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो ऊपर है घुमाने के कारण हो सकता है कि बोर्ड पे आ जाए। घुमाने के बाद ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जो नीचे था ये उठ गया ऊपर। समझ में आ रहा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का कोई भी दो बॉन्ड को एक प्लेन पे लाया जा सकता है तो बचा हुआ दो बॉन्ड, एक बॉन्ड बिलो दैट प्लेन एंड द अनदर बॉन्ड विल बी अबव दैट प्लेन। ओके। sp3 hybridized carbon या sp3 hybridized any atom will always acquire a tetrahedral hybrid orbitals. साइक्लोहेक्सेन का कोई भी दो कार्बन इमेजिन करो, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, कोई भी दो कार्बन, क्या इन दोनों के अबाउट रोटेशन चलेगा? है तो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन क्या रोटेशन होगा? नेवर।
साइक्लिक कंस्ट्रेंट के वजह से साइक्लोअल्केन का, कोई भी साइक्लोअल्केन का 2 एटम के अबाउट रोटेशन नहीं होता है। ये भले ही सिग्मा बॉन्ड है बट रोटेशन इज टोटली हिंडर्ड, ये आपस में रोटेट कर ही नहीं सकता, रिंग कंस्ट्रेंट है। समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है? दूसरा कंडीशन, चूंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, इसके 2 एटम मान लो एक प्लेन पे, एक होगा बिलो द प्लेन और एक होगा एबव द प्लेन। यहां पर भी एक होगा बिलो द प्लेन और एक होगा एबव द प्लेन। यस और नो? ये दोनों वर्टिकल प्लेन पे, ये दोनों भी वर्टिकल प्लेन पे, चारों बॉन्ड एक ही प्लेन, मान लो YZ प्लेन, ये XY प्लेन, ये YZ प्लेन, दोनों वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहे। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड। और अगर यहां पर A, यहां B, यहां A, यहां B, दिस मॉलिक्यूल विल शो GI, दिस मॉलिक्यूल विल शो GI, दिस मॉलिक्यूल विल शो GI। समझ में आ रहा है? क्लियर है? 2 तरीका होता है बनाने का। इस स्ट्रक्चर में रिंग है व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे, रिंग है व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे, एक बोर्ड के पीछे चला गया और एक बोर्ड के। अगर इस रिंग को मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं, पहले सिचुएशन कैसा था कि रिंग था ऐसे, तो ये जो 2 थे ऐसे कहीं जुड़े हुए थे, ठीक है ना? A और B ऐसे जुड़े हुए थे ना, सॉरी, रिंग ऐसे था और ये ऐसे जुड़े थे। रिंग क्या था? व्हाइट बोर्ड प्लेन पे था और 2 ग्रुप ऐसे जुड़े हुए थे। ध्यान देना सब कोई, A और B ऐसे जुड़ा हुआ था, ठीक है? अब अगर हम इस रिंग को हॉरिजॉन्टल करेंगे, ठीक, और तुम अगर इधर से देख रहे हो तो तुमको कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन ही तो दिखेगा। अगर हम तुमसे बोले कि यार ऐसे तुमको दिखाया जा रहा है, तो तुमको तो ऐसे यहां से यहां तक ये नजर आ रहा है ना, तो तुम्हारे लिए व्यू क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन वाला ही तो व्यू हुआ, एक लाइन ही तो दिख रहा है तुमको। अगर हम बोले कि सिर्फ ये वाला चीज तुम देख रहे हो, तो तुमको कैसा दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अगर इस रिंग को हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, देन द अनदर रिप्रेजेंटेशन कम्स लाइक दिस। भले रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ऐसे ही, लेकिन यहां कर देंगे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? बिलो द प्लेन ए बी दोनों सेम ड्राइंग, दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है। बस इसमें ध्यान रखना कि रिंग हॉरिजॉन्टल है और इसमें ध्यान रखना कि रिंग जो है वो बोर्ड के प्लेन में, तो हम लोग डैश वेज में दिखा देते। दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, दिस इज ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड कर दिए, ए बी सिस फॉर्म। कोई जरूरी नहीं है कि साइक्लोअल्केन में GI हमेशा 1,2 पे हो, इट कैन बी बिटवीन 1,3 ऑल्सो। जैसे मान लें यहां पर A B, यहां कर दिए A B, अरे ये दोनों के बीच में भी तो रोटेशन हिंडर था कि नहीं था? इसे बोल देंगे सिस, इसे कह देंगे ट्रांस, एंड इट कैन ऑल्सो हैपन बिटवीन 1,4 ऑल्सो। मान लो A B सिस, A B A ट्रांस। which can show GI, cyclohexane, cyclopentane, methyl cyclohexane, dimethyl cyclohexane, फटाफट जल्दी 1 मिनट में आंसर दो, पहले आंसर दो, उसके बाद फिर कॉपी करना, जल्दी बताओ।
सेम चीज। अब पूरा इतना डिटेल एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया हाँ भाई साइक्लोअल्केन के कोई भी दो एटम के बीच में जीआई हो सकता है, क्योंकि रोटेशन हिंडर्ड है और उसके चारों बॉन्ड एक ही डायरेक्शनल प्लेन में रहते हैं, ये तो पता ही चल गया। तो आपको देखना क्या है, ग्रुपिंग, आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए, ग्रुपिंग आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए कोई भी दो पॉइंट के बीच जो सिलेक्ट कर रहे हो। बताओ साइक्लोहेक्सेन जीआई शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। क्या मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जीआई शो करेगा? यस सर। कैसे? बेटा यहां पे तो एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है अलग अलग, बाकी तुम कोई भी दूसरा पॉइंट पे चले जाओ वहां दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, नो जीआई। दूसरा पॉइंट भी तो चाहिए, क्या ये जीआई शो करेगा? दोनों मिथाइल आइडेंटिकल, बाकी हर जगह हाइड्रोजन आइडेंटिकल, नो जीआई। क्या ये जीआई शो करेगा? ये जीआई शो करेगा। हम इन दोनों पॉइंट को जीआई का सेंटर मानेंगे। यहां पर मिथाइल और एक एच है, यहां भी मिथाइल और एक एच है, सिस में भी होगा, ट्रांस में भी होगा, ये जीआई शो करेगा। क्या ये जीआई शो करेगा? जीआई कैन हैपन बिटवीन 1, 2, 1, 3, 1, 4, कहीं भी दो पॉइंट। अगर हम ये दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लें तो यहां मिथाइल और एच अलग, यहां पे इथाइल और एच अलग, इट विल ऑल्सो शो जीआई। विल इट शो जीआई? मिथाइल और एच तो अलग अलग, लेकिन बाकी कोई भी दूसरा आइटम ऐसा नहीं है जहां पे दोनों ग्रुप अलग अलग हो, नो जीआई। विल इट शो जीआई? तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रिंग में कार्बन हो। जीआई में एटम से क्या मतलब, इसलिए तो उसको हम सेंटर का नाम दिए। दो सेंटर के अबाउट रोटेशन हिंडर्ड, चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में और उस सेंटर पे ग्रुपिंग अलग अलग। अगर हम इस दोनों नाइट्रोजन को सेंटर मान लें, यहां पे एक लोन पेयर भी होगा, यहां भी एक लोन पेयर होगा जो दिखाया हुआ नहीं है। नाइट्रोजन जब भी ट्राइवेलेंट रहता है लोन पेयर होता है, लोन पेयर इथाइल अलग, लोन पेयर इथाइल अलग, इट विल शो जीआई। चलो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।